स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो ग्लोबल ट्रेड का 30%, 1 लाख से ज्यादा शिप्स इस रीजन को क्रॉस करते हैं। ग्लोबल क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जो ट्रेड है उसका 42% इसी रीजन से यहां पर होता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंडियन ओशन के बारे में, 3rd लार्जेस्ट ओशन। और इसी ओशन को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट इकोनॉमीज भी कुछ ना कुछ पैंतरे अपनाती रहती हैं, क्योंकि उनका आइडिया ये नहीं है कि यहां पर ट्रेड को कंट्रोल करना है, उनका आइडिया है इकोनॉमीज को यहां पर कंट्रोल करना है। और इसी आइडिया के बेसिस पर पिछले 20 सालों से इंडिया और चाइना भी इस रीजन में एक साइलेंट वॉर लड़ रहा है। और साइलेंट वॉर का आइडिया क्या है कि भैया इंडियन ओशन पे डोमिनेंस क्रिएट करना। अब जहां पर इंडिया के पास वैसा ज्योग्राफिकल एडवांटेज डेफिनेटली है, चाइना के पास यहां पर नहीं है, और चाइना का कंसर्न भी यहां पर है, और उस कंसर्न का नाम है द मलक्का प्रॉब्लम। ये जो 3 इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, बाब अल मंदेब एंड स्टेट ऑफ मलक्का, इन पर्टिकुलर स्टेट से, इन पर्टिकुलर चोक पॉइंट से चाइना के क्रूड ऑयल का 80% ट्रेड यहां पर होता है। जिसकी वजह से चाइना चाहता है कि भैया जहां पर ज्योग्राफिकल एडवांटेज नहीं है वहां पर कुछ और एडवांटेज तो क्रिएट करना पड़ेगा, चाहे फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चरल एडवांटेज क्यों ना हो। और उसी इंफ्रास्ट्रक्चरल एडवांटेज का नाम यहां पर यूएस द्वारा कॉइन किया गया था 2004-5 में एज अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। और उसी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को यहां पर काउंटर करने के लिए इंडिया द्वारा भी धीरे धीरे अपना नेकलेस ऑफ डायमंड्स बिल्ड किया गया है। और एनालिस्ट और थिंक टैंक्स की मानी जाए तो काफी हद तक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को यहां पर न्यूट्रलाइज करने में इंडिया का इनिशिएटिव सक्सेसफुल भी रहा है। बट ऐसा हुआ कैसे, आइए डिस्कस करते हैं आज के सेशन में। कैसे चाइना ने यहां पर उस प्रकार की इनिशियल डेवलपमेंट की, क्या उनका आइडिया था, क्यों वो ऐसी डोमिनेंस क्रिएट करना चाह रहे थे, एंड फर्दर ये भी समझना बहुत जरूरी कि इंडिया ने किस तरीके से यहां पर काउंटर किया। तो डिस्कस करते हैं, एंड तक बने रहिएगा, बिकॉज प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर होने वाले हैं। तो मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो बात करते हैं आज के इस पहले इंसिडेंट के बारे में, व्हिच इज योर कोको आइलैंड्स। तो अंडमान एंड निकोबार के हार्डली 54 किलोमीटर्स नॉर्थ में ये रीजन यहां पर लोकेटेड है, आइलैंड्स आपके लोकेटेड हैं, जो कि म्यांमार को बिलोंग करते हैं। अब देखिए, म्यांमार और चाइना के बीच में बहुत पुराने इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, एंड इन्वेस्टमेंट्स का जो एक वन साइडेड इन्वेस्टमेंट का जो फ्लो है वो भी यहां पर मल्टीपल टाइम्स देखने को मिला है। और उसमें से एक और पोर्ट के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। बट व्हाई दिस कोको आइलैंड्स? तो कोको आइलैंड्स की अगर आप प्रॉक्सिमिटी देखें, एक तो पहली बात अंडमान निकोबार के से तो बहुत क्लोज है, बट एट द सेम टाइम जो स्टेट ऑफ मलक्का है, अगर वहां पर किसी प्रकार का वो सर्वेलेंस करना चाहते हैं, वहां पर अपनी डोमिनेशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो कोको आइलैंड्स चाइना के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। जिसकी वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहां पर म्यांमार को दिया गया ताकि उनकी अपनी भी पोर्ट लेड डेवलपमेंट यहां पर हो सके। बट एट द सेम टाइम कोको आइलैंड्स में क्या पाया गया? तो चैथम हाउस की एक पर्टिकुलर रिपोर्ट के थ्रू, जहां पर आपका मार्क्सार इमेजरी को यूज किया गया, वहां पर यह देखा गया कि जो पहले हार्डली एक 1300 मीटर का एक एयर स्ट्रिप था, वो भैया बढ़कर यहां पर 2300 मीटर का हो चुका है। नई बिल्डिंग्स वहां पर बन चुकी हैं, नए रेडॉम्स वहां पर बन चुके हैं, एयरक्राफ्ट हैंगर्स वहां पर बन चुके हैं। तो सवाल यही आता है ना कि ऐसा तो है नहीं कि भैया म्यांमार यहां पर लैंड लॉक्ड है और उसको ऐसे बहुत बड़े पोर्ट की यहां पर जरूरत है, बहुत बड़े एविएशन सेक्टर की यहां पर जरूरत है। तो एग्जैक्टली इस प्रकार की एयर स्ट्रिप्स, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, रेडॉम्स या एयरक्राफ्ट हैंगर्स का पॉइंट क्या है? तो उस पर बहुत सारे पॉइंट यहां पर क्या आते हैं, यही पॉइंट रेज होते हैं कि भैया चाइना द्वारा ये डेवलपमेंट यहां पर की गई है ताकि चाइना अपना एक स्पाई नेवल बेस यहां पर क्रिएट कर सके। अब हालांकि म्यांमार हैज बीन कंसिस्टेंटली डिनाइंग इट, म्यांमार कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट एट द सेम टाइम जब इंडियन नेवी यहां पर रिक्वेस्ट करती है कि भैया हम भी आके एक बार विजिट कर लेते हैं, बिकॉज हमारे बहुत ज्यादा नजदीक है, हम भी एक बार आके यहां पर विजिट कर लेते हैं, तो उस विजिट को भी फिर यहां पर डिनाई कर दिया जाता है। अगेन सोल लॉजिक कि क्यों ये कोको आइलैंड्स म्यांमार और चाइना के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल है। द आंसर लाइज इन द स्टेट ऑफ मलक्का, द मलक्का प्रॉब्लम ऑफ चाइना। बिकॉज उनके ट्रेड के लिए, और जिस प्रकार का ट्रेड के थ्रू चाइना ने अपना ग्लोबल इकोनॉमी में डोमिनेंस क्रिएट किया है, वो नहीं चाहेंगे कि किसी भी प्रकार का ट्रेड वहां पर कॉम्प्रोमाइज हो किसी भी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। एंड अगर हम उस पर्टिकुलर केस में यहां पर देखें भी, अगर मान लीजिए इंडिया के केस में अगर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट होता भी है इंडिया के साथ, तो इंडिया के लिए रिलेटिवली बहुत ईजी रहेगा, बिकॉज इंडिया के पास अपने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स यहां पर अवेलेबल है, राइट? और वहां पर ऑलरेडी उस प्रकार की मिलिट्री डेवलपमेंट्स की जा रही हैं। सो दैट इज वाई इस कोको आइलैंड्स को वो यूज करना चाहते हैं ताकि इस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मलक्का पे अपनी वो नजर रख सकें, एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करने के लिए या इंडियन ओशन में डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए उस प्रकार का काम किया जा सके। बट पॉइंट वही है कि अभी भी ये कंफर्म्ड नहीं है कि एग्जैक्टली ये कोको आइलैंड्स की डेवलपमेंट हुई किस बेसिस पर है और चाइना इसे यूज कर भी रहा है कि नहीं।
बट व्हाट अबाउट द कंफर्म्ड वंस, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का कंफर्म्ड जो आपका एक पर्ल है उसके बारे में यहां पर बात करते हैं। तो बात हो रही है जिबूती के बारे में, राइट। बाब अल मंदब जो आपका स्ट्रेट है उसी के अराउंड जो आपका जिबूती पोर्ट की अगर हम यहां पर बात करें तो उन पर चाइनीज द्वारा अपना नेवल बेस यहां पर पोर्ट यहां पर डेवलप किया गया जिबूती में, इस पोर्ट पे। और ये कंफर्म्ड है, इनिशियली भी वही जो चाइना द्वारा अपने डेट पॉलिसी को यूज किया जा रहा था कि जहां पर मल्टीपल देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उधार दिए जा रहे थे, वैसे इन्वेस्टमेंट्स यहां पर भी प्रॉमिस की गई जिबूती में और उसके थ्रू वहां पर डेवलपमेंट का भी टारगेट रखा गया। पर धीरे धीरे यही पर्टिकुलर ट्रेड जोन चाइना के लिए मिलिट्री जोन में कन्वर्ट हो गया। अभी रिसेंटली जो उनकी नेवी है, पीएलए की जो नेवी है, उनका जो 48th एस्कॉर्ट ग्रुप है, उन्होंने इस पर्टिकुलर जिबूती पोर्ट का जो उनका नेवल बेस है उसका कंट्रोल भी अज्यूम किया। तो अपना सर्कुलर वे में अपना रोटेशन बेसिस पर नए से नए ग्रुप यहां पर आके काम करते रहते हैं। बट द पॉइंट इज कि ये एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट, एक ऐसा पर्ल है चाइना के स्ट्रिंग में जो कि कंफर्म्ड है कि भैया यहां तो मिलिट्री प्रेजेंस डेफिनेटली है ही। बाकियों के थ्रू तो ऐसे कहते हैं ना कि भैया यहां पर है या नहीं। और उसी में से एक बहुत बड़ा जो कंटेस्टेड है, जो बहुत ज्यादा डिबेटेड आपका लोकेशन है, उसके बारे में भी यहां पर बात करते हैं, ग्वादर पोर्ट। अब ग्वादर पोर्ट के केस में जब इसकी डेवलपमेंट हो रही थी, जब चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहां पर अपने इन्वेस्ट किए थे, तो उस समय पर भी यही पॉइंट रेज किया जा रहा था कि बहुत सारे चाइनीज ट्रॉलर्स अलॉन्ग विद द मिलिट्री प्रेजेंस यहां पर आते हैं, साइटिंग्स उनकी वहां पर की गई। अब हालांकि पाकिस्तान भी कहता है कि नहीं नहीं, हमारी सॉवरेनिटी यहां पर मेंटेन्ड है। पर जिस प्रकार का चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहां पर बिल्ड किया जा रहा है, तो चाइना चाहता है कि भैया ग्वादर पोर्ट बिल्ड किया जा सके, और जिस पर वो ऑलरेडी बहुत सारा पैसा भी लगा चुका है। अब इसका रीजन क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर स्टेट ऑफ मलक्का को बाईपास करना है तो कहीं ना कहीं चाइना को विद इन अंदर ही अंदर किसी ना किसी तरीके के रोड से कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। पाकिस्तान वल्नरेबल कंडीशन में है, इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पर ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ चाइना ही है जो कि वहां पर पैसा लगा भी रहा है, जिस पर आईएमएफ ने भी यहां पर उनको काउंटर किया था। पाकिस्तान को काउंटर किया गया था जब आईएमएफ अपना बेल आउट पैकेज उनको यहां पर $7 बिलियन का प्रोवाइड कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि जो आपने चाइनीज कंपनीज को बिना टैक्स के काम करने की इजाजत जो आपने दी है, उसकी वजह से आपके स्टेट फाइनेंसेस यहां पर हिल चुके हैं और आपके रिसोर्सेज का भी यूटिलाइजेशन यहां पर किया जा रहा है। बट अगेन, एक वो जो आंख में पट्टी बांध के जो काम करने वाला जो तरीका हमेशा से चाइना का रहा है, या पाकिस्तान का जो रहा है चाइना के लिए, वही यहां पर फॉलो भी किया गया। बट हालांकि इस रीजन में डेवलपमेंट के नाम पर बहुत सारा पैसा खर्च किया गया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहां पर इन्वेस्ट किए गए ताकि उस प्रकार का पोर्ट ये बनाया जा सके और ये हेल्प करे पाकिस्तान को भी और चाइना को भी उनकी ट्रेड प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए। पर अगर आप खुद देखो, इसी पोर्ट के थ्रू अगर यहां पर रेल, रोडवे, इन नेटवर्क के थ्रू भी अगर आगे जाके चीजें सिचुआन रीजन तक भी पहुंचाई जाती हैं, तो उस केस में जो कॉस्ट है वो इंक्रीमेंटली यहां पर बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू द मेरीटाइम रूट। तो चाइना वो भी नहीं चाहेगा कि भैया उनके इंपोर्ट्स यहां पर महंगे हो जाएं, बिकॉज इंपोर्ट्स महंगे हो तो भैया इंपोर्ट बिल भी यहां पर बढ़ेगा, एक्सपोर्ट्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। सो दैट इज द आइडिया कि चाइना द्वारा एफर्ट पूरा रखा जा रहा है और अपने बीआरआई इनिशिएटिव के थ्रू हर एक संभव प्रयास किया जा रहा है ताकि वो अपनी किसी ना किसी तरीके से ऐसे चोक पॉइंट्स के ऊपर जो उनकी डिपेंडेंस है उसे यहां पर कम कर सके, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगेन वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेड पोर्ट, द हम्बनटोटा पोर्ट। अब चाइना ने यहां पर अपनी डेट सुप्रीमेसी का यूज किया, उधार दिया गया, उधार की भरपाई नहीं हो पाई, तो उस केस में बोला गया कि भाई ये रही हमारी चाइनीज कंपनी, इसे अब इस पर्टिकुलर पोर्ट का 99 ईयर्स के लिए लीज पर दे दिया जाए ताकि वो यहां से ऑपरेट कर सकें। अब हालांकि इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में श्रीलंकन अथॉरिटीज बार बार डिनाई करती हैं, वो कहती हैं कि नहीं, यहां पर किसी भी प्रकार की चाइनीज मिलिट्री की प्रेजेंस नहीं है, हर एक संभव प्रयास किया जाता है, जो कि बात सत्य भी है। ये बहुत बार इस चीज को रिपीट भी किया गया कि चाइना ने शायद सोचा होगा कि बाय अज्यूमिंग अ कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर पोर्ट, कि जहां एक पोर्ट पर उनका जब कंट्रोल आ जाएगा तो वहां पर सॉवरेनिटी भी उनके हाथ में आ जाएगी। बट ऐसा नहीं है, अभी भी स्पोर्ट में जो आपके ऑपरेशंस हैं वो उस चाइनीज एंटिटी द्वारा संभाले जा रहे हैं, बट बाकी जो सिक्योरिटी वाला काम है वो श्रीलंकन अथॉरिटीज ही देख रही हैं। सॉवरेनिटी अभी भी उन्होंने यहां पर असर्ट करके रखी है, राइट। उसके अलावा अगर हम यहां पर बात करें चाकपू के बारे में, अगेन वन ऑफ द मोस्ट जिसमें अभी रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिले हैं, तो चाकपू जो आपका पोर्ट यहां पर डेवलप किया जा रहा है म्यांमार में, इसके लिए भी बहुत पहले से ही चाइना ने बिलियन ऑफ डॉलर्स की डील्स यहां पर साइन करी थी। इनिशियली आपका $10 बिलियन का यहां पर एस्टिमेशन था, जिसके तहत यहां पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इंडस्ट्रियल जोन्स बिल्ड किए जाएंगे ताकि म्यांमार का जो ट्रेड परफॉर्मेंस है उसको और एनहांस किया जा सके। बट ये सभी को पता है कि चाइना किसी भी तरीके से किसी भी देश की सिर्फ इसलिए सहायता नहीं कर रहा कि भैया ग्लोबल प्रिंसिपल्स में यहां पर कहा गया कि गरीब देशों की सहायता करनी है, नहीं।
चाइना का आइडिया यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है। वो चाहता है कि ऐसे पोर्ट्स के थ्रू अगर कोको आइलैंड से बात नहीं बन पाई तो भैया चाकपू के थ्रू तो यहाँ पर कुछ ना कुछ स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर कंट्रोल रहे, किसी तरीके से कोई ना कोई तो डोमिनेंस यहाँ पर क्रिएट की जा सके। सो दैट इज द आइडिया जिसके बेसिस पर चाकपू पर एक मेजर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की गई। बट अभी रिसेंटली वहीं के ही जो रिबेलियन ग्रुप्स उनके साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी यहाँ पर रहे हैं, जिसकी वजह से चाकपू की डेवलपमेंट में भी कंसर्न्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। सो ऑल दो जितनी भी डेवलपमेंट्स यहाँ पर चाइना द्वारा की गई, जो अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यहाँ पर बिल्ड किया गया, तो जिबूती के अलावा बाकी जितने भी अगर हम पॉइंट्स देखें तो भी वहां पर कंफर्म्ड नहीं है। एंड श्रीलंका बीइंग वन ऑफ दोस, वो तो आउटराइटली डिनाई कर रहे हैं कि यहां पर मिलिट्री प्रेजेंस है ही नहीं, राइट। बट ग्वादर पोर्ट वाज वन ऑफ दोस पोर्ट्स जिनके केस में ये बिल्कुल एस्टिमेट लगाया जाता है कि एटलीस्ट चाइना अगर इसको अपना स्ट्रेटेजिकली मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज ना करे, ट्रेड पर्पसेस के लिए तो डेफिनेटली यूज करेगा, ताकि स्टेट ऑफ मलक्का के ऊपर उसकी डिपेंडेंस कम हो सके एंड वो इंडिया को भी यहां पर एक तरीके का मैसेज दे सके कि भैया अंडमान एंड निकोबार का आपको एडवांटेज जरूर होगा, बट मेरे पास भी ग्वादर पोर्ट है, मैं यहां से भी ट्रेड कर सकता हूं, राइट। बट अब इसकी भी अलग कहानी है जिसको हम टुवर्ड्स द एंड डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट एक सिंपल सा सवाल आप सभी के लिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इंडिया में जो है उनको किस तरीके से ट्रेड किया जाता है ट्रेड ऑपरेशंस और ड्यूटीज के पर्पसेस के लिए। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। एंड अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट अगर आपको बहुत टेक्निकल लगता है, आप दिक्कतें फेस करते हैं, तो उस केस में घबराइए मत। स्टडी क्योंकि हर एक संभव प्रयास है आपकी प्रिपरेशन में कंट्रीब्यूट करने की, तो आप इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम मॉक क्वेश्चंस, करंट अपडेट्स, ये दोनों चीजें डिस्कस करते हैं। एंड इफ यू वांट टू हैव अ वर्ड विद मी आल्सो, दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टडी IQ एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन आपकी किस तरीके से यहाँ पर सहायता कर सकता है कि जितने भी एस्पिरेंट्स 2027 को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके लिए टारगेट अगर 2027 है तो इसका मतलब ये नहीं कि भैया 26 के प्रीलिम्स के बाद तैयारी शुरू होगी, नहीं। अगर अभी आपके पास समय है, आप तैयारी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए, बिकॉज जो मेंस के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, ऑप्शनल, एसे, एथिक्स, आंसर राइटिंग, इन सभी चीजों में टाइम लगता है। एंड फाउंडेशंस अगर NCERT से बिल्ड करनी है उसमें भी आपको समय लगेगा। तो डेफिनेटली P2I बैच का ऑब्जेक्टिव यही है कि आपकी फाउंडेशन पहले NCERT से बिल्ड की जा सके, फिर लॉन्ग रन में आपके लिए सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट लाइव क्लासेस थ्रू कंटेंट कवरेज यहां पर की जा सके, फिर उसमें आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, मेंस, आंसर राइटिंग की विद इवैल्यूएशन, मेंटरशिप, मॉक सेशंस, नोट्स, व्हाटएवर यू नीड, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस P2I बैच। एंड इसी बैच में जो टॉप 10% परफॉर्मर्स रहेंगे, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि प्रीलिम्स से 90 से 100 दिन पहले हमारे प्रीलिम्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम का हिस्सा वो बन सकें, जिसके तहत उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा। आप दिल्ली आइए, ऑफलाइन आइए, आपका सारा खर्चा स्टडी IQ यहाँ पर उठाएगा, आपको कोई एक्स्ट्रा फूड एंड लॉजिंग के ऊपर पैसा नहीं खर्च करना है। एंड अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो उस केस में जितना अमाउंट आपने इनिशियली पे किया होगा वो भी आपको रिफंड यहाँ पर कर दिया जाएगा। सो दैट इज द आइडिया कि आपकी प्रिपरेशन को इंसेंटिवाइज यहाँ पर किया जा सके। एंड उसी के बाद मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, ये पूरा सिलसिला यहां पर चलेगा, ताकि टुवर्ड्स द एंड तक, लबासना तक आपका पूरा साथ यहां पर दिया जाए। तो डेफिनेटली जाके चेकआउट करें इस कोर्स को, बिकॉज सभी फैकल्टीज के आपको यूट्यूब पर, हमारे प्लेटफॉर्म पर डेमो सेशंस मिल जाएंगे, आप उनको पहले देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से यहाँ पर चीजें कवर की जा रही हैं। एंड फिर एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। एंड वाइल एनरोलिंग यू कैन यूज द कोड ऑफ ARG Life फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। एंड फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, अगेन दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पर्ल ऑफ डायमंड्स, बिकॉज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में तो यहां पर पूरा एफर्ट रखा गया है ना, द नेकलेस ऑफ डायमंड, सॉरी, है ना। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में तो यहां पर हर एक संभव प्रयास रखा गया ताकि चाइना अपनी डोमिनेंस क्रिएट कर सके। बट फिर यहां पर आता है नेकलेस ऑफ डायमंड्स, जिसमें इंडिया ने हर एक संभव प्रयास किया कि इस चाइना की मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स का काउंटर किया जाए। अब ये चीज तो बिल्कुल अगेन आई विल रिपीट क्लियर है कि इंडिया के पास उस प्रकार का ज्योग्राफिकल एडवांटेज यहां पर डेफिनेटली है, और उस ज्योग्राफिकल एडवांटेज को कंप्लीट तरीके से एक्सप्लॉइट करने के लिए उन्होंने अपने एक ऐसे फोकल पॉइंट के ऊपर फोकस किया जहां पर बढ़ चढ़ के मिलिट्री डेवलपमेंट की जा रही है, एंड दैट इज योर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। बिकॉज जितने भी इंपॉर्टेंट रीजन हैं आसपास के, सभी के साथ इनकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, और उसी क्लोज प्रॉक्सिमिटी के बेसिस पर वो चाहते हैं कि ये रीजन ऐसे तरीके से डेवलप किया जा सके, मिलिट्री हब यहां पर बनाया जा सके, ताकि जो भी कंसर्न्स हैं चाइना के इन द इंडियन ओशन, उन्हें यहां पर काउंटर किया जा सके, स्पेशली द स्टेट ऑफ मलक्का। अब इन्हीं पर्पसेस के लिए आपके एयर और नेवल की इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन यहां पर की गई है, रनवे एक्सटेंशंस आपकी कैम्बल बे, शिवपुर में यहां पर किए गए हैं, राइट। ऑपरेशन एनेबल किए गए आपके PATI मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट्स के लिए, राइट। नेवल जेटीज यहां पर एक्सपैंड की गई हैं। उसके अलावा मैरीटाइम सिक्योरिटी और एनहांसमेंट के लिए आपके यहां पर अंडर वाटर हार्बर डिफेंस सिस्टम्स इंप्लीमेंट किए गए हैं।
अपार्ट फ्रॉम दैट एनहांस्ड मॉनिटरिंग यहाँ पर आपके नेवल अप्रोचेस के लिए रखी गई हैं। सैटेलाइट और आईएसआर की कैपेबिलिटी अपग्रेड्स यहाँ पर की गई हैं ताकि भैया इंप्रूव सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू अच्छे तरीके से सर्वेलेंस यहाँ पर की जा सके। बिकॉज पॉइंट वही है कि ये रीजन बहुत मेजर इंपॉर्टेंस होल्ड करता है एंड धीरे धीरे इसी के थ्रू अगर आप देखें एनएस शिवपुर आपका दिगलीपुर में, ट्राई सर्विस कमांड आपका पोर्ट ब्लेयर में, कैमिक एयरफोर्स बेस आपका कार निकोबार में, उसका आईएनएस कारदीप आपका कमरोटा में, नासबाज कैम्बल बे। तो आप देख लीजिए एक प्रॉपर तरीके से ये डिफेंस एरिया यहां पर बन चुका है, मिलिट्री एरिया यहां पर बन चुका है। एंड द रीजन इज क्वाइट सिंपल कि इंडिया ने जान लिया है कि भैया चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट से तो नहीं रुकेगा, भैया दुनिया का सबसे बड़ा क्रेडिटर यहां पर माना जाता है, तो उनके पास तो उस तरीके की पैसों की कमी नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, दे आर गोइंग टू डेफिनेटली मेक श्योर कि अपना ज्योग्राफिकल एडवांटेज जहां पर नहीं है वहां पर वो इंफ्रास्ट्रक्चरल एडवांटेज क्रिएट कर सकें। बट इंडिया भी यहां पर कह रहा है कि भैया मैं भी अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को एनहांस करके अपना मेजर एडवांटेज यहां पर क्रिएट करूंगा, जो कि इस रीजन के थ्रू यहां पर किया जा रहा है। बट दैट जस्ट नॉट इन द एंड ऑफ इट। इसके अलावा ओमान की बात करें, दुकम पोर्ट, तो इंडिया के लिए पहली बार ऐसा हुआ कि भैया एक मिलिट्री यूज के लिए यहां पर आपका दुकम पोर्ट का एक्सेस यहां पर ओपन हुआ है। एंड ओमान के साथ तो हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस इतने बेहतर हैं कि भैया ट्रेड डील भी यहां पर साइन होने वाली है। तो इंडिया का आइडिया यहां पर ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमें मिलिट्री बेस क्रिएट करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर रीजन चाहिए, नहीं, इंडिया चाहता है कि फुल इकोनॉमिक रिलेशंस यहां पर आपस में बेहतर किए जाएं ताकि जो रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल उन्हें हम यूज कर सकें एंड हम अपना जो भी हेल्प कर सकते हैं उन देशों की वो भी यहां पर की जा सके। तो इकोनॉमिक रिलेशंस यहां पर बेहतर करने की ही कोशिश की जा रही है। तो उसी आइडिया के बेसिस पर 2017 में ऑलरेडी इस रीजन का एक्सेस हमें यहां पर मिल गया था। एंड यही पोर्ट ऑफ दुकम जो है ये हमारे लिए बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर होल्ड करता है, बिकॉज यहां से हम ग्वादर पोर्ट एंड छाबर पोर्ट दोनों के ऊपर यहां पर नजर रख सकते हैं, राइट। वो स्ट्रेटेजिक जो पॉइंट था वो एक दुकम पोर्ट ने यहां पर हमें क्रिएट करके दिया। ओमान के साथ तो वैसे भी अगेन आई रिपीट, जो ट्रेड डील यहां पर साइन होने वाली है दैट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी पिवटल रोल, और इस पर्टिकुलर पोर्ट ऑफ दुकम की जो डेवलपमेंट की बात है वो और भी यहां पर स्ट्रेंथन हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट छाबर पोर्ट, मल्टीपल टाइम्स आपने सुना है, पढ़ा है कि जो ईरान के साथ हमारा ये मेजर रिलेशन रहा है बिफोर द सैंक्शंस, उसके चलते जो हमने यहाँ पर छाबर पोर्ट क्रिएट किया है, तो अगेन इंडिया के लिए वो भी बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट होल्ड करता है। नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम चाहते हैं कि हमारा ईरान के साथ ट्रेड अच्छा हो, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हमें यहाँ पर मिल सके, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अफगानिस्तान जैसे रीजन तक भी हम अपना ट्रेड बढ़ा सकें, उसके लिए भी छाबर पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो INSTC कॉरिडोर हमारे यहाँ पर बिल्ड हो रहा है उसके लिए छाबर पोर्ट बहुत जरूरी है। तो ये अगेन एक अलग डायमंड है जो कि हमारे इंडिया के नेकलेस में यहां पर बनाया गया है। उसके अलावा इंडोनेशिया की अगर हम बात करें, अगेन जो सुबियांतो और मोदी जी के बीच की जो डिस्कशन यहां पर है, अब सबंग में आपके इंडियन वॉरशिप्स वहां पर पहुंच चुके हैं और इंडोनेशिया के साथ ऑलरेडी हमारे ट्रेड रिलेशंस भी बहुत बढ़िया हैं। तो इन वॉरशिप्स का वहां पर प्रेजेंस होना क्या मतलब है कि हाँ जी, दोनों देश एक दूसरे को उस प्रकार का स्ट्रेटेजिक एक्सेस प्रोवाइड करने में कोई संकोच नहीं कर रहे हैं। और इसी स्ट्रेटेजिक पोर्ट की डेवलपमेंट को और बेहतर कैसे की जाए, सबांग को और कैसे इंप्रूव किया जाए, उसका भी फुल लेआउट यहां पर प्लान किया जा रहा है दोनों देशों के बीच में। एंड फर्दर डेवलपमेंट के थ्रू इंडिया की जो डोमिनेंस है इस पर्टिकुलर पोर्ट के थ्रू इंडियन ओशन में, वो भी यहां पर एनहांस होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मॉरिशस केस में अगलेगा आइलैंड के बारे में यहां पर बात की जाए, इंडिया का साइलेंट गेम चेंजर, यहां पर भी इंडिया ने अपनी 3000 मीटर की एयर स्ट्रिप बिल्ड करी है, डीप सी जेटी यहां पर बिल्ड करी है, जो कि अगेन आपके जो लार्ज मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं उनके लिए यहां पर बिल्कुल कैपेबल इनफ है कि वो यहां से ऑपरेट कर सकते हैं, नेवल वेसल्स यहां पर ऑपरेट कर सकते हैं। सो ऑल इन ऑल इंडिया हैज मेड श्योर कि जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात चल रही थी उसको एक नेकलेस ऑफ डायमंड के साथ यहां पर काउंटर किया जा सके। एंड उसी के चलते अगर हम देखें तो ये मैप हमारे सामने आता है जहां पर आपकी रेड जो लाइंस हैं वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हैं एंड ये जो ब्लू आपका लाइन है ये नेकलेस ऑफ डायमंड्स है। बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अबाउट कि यहां पर हमारे द्वारा सिर्फ इन्हीं रीजन्स के साथ डेवलपमेंट की बात हो रही, नहीं, हमने मंगोलिया के साथ भी काम कर रहे हैं, हम जापान के साथ भी यहां पर काम कर रहे हैं, हम बाकी रीजन्स के साथ भी यहां पर काम कर रहे हैं, ताकि ओवरऑल इंडिया अपने इस इंडियन ओशियनिक रीजन का जो एक ज्योग्राफिकल फैक्टर है उसको एक बेस बनाते हुए एक सॉफ्ट पावर भी यहां पर इंक्रीज कर सके। एंड जिस प्रकार के ट्रेड एग्रीमेंट्स करंटली ऑन द वे हैं, ऑन द पाइपलाइन है, वो डेफिनेटली उस इकोनॉमिक रिलेशंस को और स्ट्रेंथन यहां पर करेंगे, राइट। बट ओवरऑल अगर देखा जाए इस रीजन का जो सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट रहता है कि जहां पर एक्सरसाइजेज होनी शुरू हुई हैं, मिलान एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज। अब मालाबार एक्सरसाइज के केस में इस साल कहा जा रहा था कि सिंस इंडिया और यूएस के बीच के जो रिफ्ट्स चल रहे हैं इकोनॉमिक रिलेशंस में, ट्रेड रिलेशंस में, शायद उसकी वजह से क्वाड भी डिसमेंटल होता हुआ देखने को मिले। बट मालाबार एक्सरसाइज ने प्रूव कर दिया कि नहीं भैया, ऐसा नहीं है। चारों देश यहां पर आए, अपनी ड्रिल यहां पर करी, अगेन एक बहुत मेजर काउंटर यहां पर ये देते हैं चाइना के उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स इनिशिएटिव या BRI इनिशिएटिव को।
अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम चाइना की इन्वेस्टमेंट्स की भी अगर हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि चाइना ऑलरेडी इस चीज को समझ रहा है कि जी हाँ वो इन्वेस्टमेंट्स तो कर रहे हैं, बट सिर्फ और सिर्फ वहां पर पोर्ट्स की डेवलपमेंट कर देना उनको ऑटोमेटिकली एक स्ट्रेटेजिक एक्सेस ग्रांट करने के बराबर नहीं है। सो दैट इज वाई अब उनके भी जो उधार देने की जो एक क्षमता है या जो उनका आइडिया है, जो उनका एक एंगल है, वो भी यहाँ पर डेविएट हो चुका है। किस तरीके से कि अब यहाँ पर उधार दिया जा रहा है मोस्टली अपर मिडिल या फिर हाई इनकम कंट्रीज को, जो चाइना यहाँ पर उधार दे रहा है। एंड जिस प्रकार के आपके लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज थी, उनके लिए उधार यहाँ पर कम हो चुके हैं। इवन अगर हम BRI सेंट्रिक फंडिंग के बारे में यहाँ पर बात करें तो बीजिंग का जो पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। जो एक समय पर उनकी टोटल लैंडिंग का 75% यहाँ पर BRI सेंट्रिक लैंडिंग में रखा जाता था, अब वो हार्डली 25% यहाँ पर रह चुका है। सो कहीं ना कहीं चाइना ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, जितना हमने डेवलपमेंट किया है इट इज वेल एंड गुड, बट इसके अलावा अगर हम और बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पर लगाएंगे तो शायद अच्छे रिजल्ट्स ना मिले, बिकॉज सभी देशों की, सभी रीजन्स की अपनी अपनी सॉवरेनिटी है। तो सॉवरेनिटी को यहाँ पर असर्ट करना पड़ेगा, सॉवरेनिटी को यहाँ पर मानना पड़ेगा, उसे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। आपने भले उन देशों में जाके वैसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हो, पोर्ट बनाया हो, बट अभी भी सॉवरेनिटी उन्हीं देशों की है। एंड ग्वादर पोर्ट के केस में तो एक सबसे बड़ा सेटबैक यहाँ पर है ही। एक तो बलोच के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से ग्वादर की ऑपरेशंस यहाँ पर मेजर तरीके से अफेक्टेड है। जहां पर आपके कराची या जो बाकी पोर्ट्स हैं वहां पर अच्छा खासा ट्रैफिक आ जाता है ना। छाबर में भी अच्छा खासा ट्रैफिक आ जाता है, महीने के आपके 8 से 10 शिप आ जाते हैं। ग्वादर में हार्डली आपका भैया 1 शिप आ रहा है महीने का। उसका रीजन यही है ना कि ट्रेड एस्पेक्ट से भी जो यहाँ पर बेनिफिट चाहते थे वो यहाँ पर नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से चाइना भी अब उतनी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर पाकिस्तान में सोच समझ के करेगा कि भैया जहां पर अपना इनका खुद का सिविल कलेश हैंडल नहीं हो रहा तो कैसे ये कल को उस प्रकार का एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट यहां पर प्रोवाइड कर पाएंगे, राइट। सो दैट इज द आइडिया जिसके बेसिस पर चाइना अब एक नए पहलू के ऊपर काम कर रहा है। उसने देख लिया कि हाँ यार यहां से मुझे उतना बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो नया पहलू यहां पर क्या है कि वॉरशिप्स डेवलप करना। चाइनीज नेवी यहां पर रैपिडली मॉडर्नाइज कर रही है, उनकी जो एक नेक्स्ट लेवल स्पीड यहां पर शिप बिल्डिंग की आ चुकी है। तो वो चाहते हैं कि अगर जहां पर ज्योग्राफिकल एडवांटेज नहीं है तो हम अपने नेवी को, हमारी शिप्स को इतना मॉडर्नाइज कर दें कि जहां पर हम उस ज्योग्राफिकल एडवांटेज को भी काउंटर कर सकें। सो फिलहाल कहीं ना कहीं जो बॉल है वो इंडिया के कोर्ट में, बिकॉज वो ज्योग्राफिकल एडवांटेज यहां पर होल्ड करते हैं। बट इंडिया को भी यहां पर अपनी नेवी, अपने शिप्स बिल्डिंग में एक डेफिनेट मॉडर्नाइजेशन की यहां पर जरूरत रहेगी, बिकॉज चाइना इसको रैपिडली ओवरटेक कर रहा है। चाइना चाहता है कि भैया वो एट पार विद US यहां पर आ सके, और आ भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जिस प्रकार की टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन चाइना यहाँ पर पिछले 5 से 6 सालों से अपने देश में कर रहा है, वो डेफिनेटली उनके लिए कोई बहुत बड़ा फार फेस्ट गोल भी नहीं है। बट एट द सेम टाइम इंडिया नीड्स टू मेक श्योर कि उनकी भी जो डिफेंस एक्सपेंडिचर्स है, इन्वेस्टमेंट है, वो जुडिशियस यूज में यहाँ पर आ सके। तो अब देखते हैं कि अब किस तरीके से यहाँ पर आने वाला समय रहेगा, इस इंडियन ओशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। बट आपका क्या ओपिनियन है, चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।